हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फॉर योर नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम हॉट ब्लास्ट स्टोव्स के बारे में, या जिसे हम हीट रीजनरेटर भी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हॉट ब्लास्ट स्टोव क्या होता है? जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो ब्लास्ट फर्नेस है और यहाँ पर जो बसल पाइप है, और बसल पाइप में बहुत सारे ट्यूबर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अंदर हॉट ब्लास्ट इनपुट देते हैं, जिससे कोक का फायरिंग या कोक का इग्निशन होता है। तो ये जो हॉट ब्लास्ट गैस है, इसे हम किसके थ्रू देते हैं? बसल पाइप। ये बसल पाइप में कहाँ से आता है? ये बसल पाइप में हमारा जो ये तीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जिसे हम हॉट ब्लास्ट स्टोव या हीट रीजनरेटर कहते हैं, यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर हॉट गैस को प्रोड्यूस करके हम बसल पाइप के थ्रू ब्लास्ट फर्नेस में एंटर करते हैं। तो ये जो हॉट ब्लास्ट स्टोव है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्लास्ट फर्नेस के प्रोसेस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं हॉट ब्लास्ट स्टोव का वर्किंग प्रिंसिपल और उसका कुछ कंस्ट्रक्शंस के बारे में, कि वो किस तरीके से हीट को जनरेट करता है और ब्लास्ट फर्नेस में वो इनपुट देता है। ठीक है, तो हॉट ब्लास्ट स्टोव, जिसे हम हीट रीजनरेटर भी कहते हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है। और हीट को जनरेट करके हम क्या करेंगे, उसी हीट को ब्लास्ट फर्नेस में इनपुट करेंगे, जिससे कोक जलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं कि जो हॉट ब्लास्ट स्टोव है, ये क्या होता है, एक टॉल सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं, देखिए ये एक टॉल सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, जिसकी जो हाइट है लगभग 20 से 36 मीटर की होती है। और इसका जो डायामीटर है, ये लगभग 6 से 8 मीटर होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे ब्रिक्स लगे होते हैं, जिसे हम फायर ब्रिक्स कहते हैं। बट मॉडर्न टाइम में क्या है, अब हम फुल्ली सिलिका का ही यूज़ कर रहे हैं, सिलिका ब्रिक्स का ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सिलिका का जो हीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है, दो पार्ट होता है। इसके अंदर में दो चैम्बर्स होते हैं, जिसे हम एक चैम्बर्स को कहते हैं, जो यहाँ पर ये चैम्बर दिख रहा है, जिसे हम कंबशन चैम्बर कहते हैं। दो चैम्बर, दैट मीन्स ये जो हॉट ब्लास्ट स्टोव है, इसके अंदर में आप एक इमेजिन करिए, एक पार्टीशन है, जो एक वॉल है, ये एक वॉल है। ठीक है, इस वॉल के दो साइड, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं हीट रीजनरेटर चैम्बर या हीट रीजनरेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या है, ये चैम्बर में क्या है ना, हमारा मेनली फायरिंग और कंबसन का काम होता है इस चैम्बर में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम बताते हैं। यहाँ पर हम, आप देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, कंबसन एयर। ठीक है, कंबसन एयर मतलब नॉर्मल एयर हम क्या करते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर में, लगभग 100 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में हम इसको यहाँ से एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम एंटर करते हैं। और यहाँ से क्या होता है, हमारा एक वॉल्व है, यहीं पर एक और वॉल्व होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारा BF गैस है, ठीक है, आफ्टर क्लीनिंग, जैसा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गैस होल्डर होता है, उसमें क्लीनिंग का जो गैस है, आफ्टर क्लीनिंग जो गैस होल्ड करते हैं, उसका जो मैक्सिमम अमाउंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसी हॉट ब्लास्ट स्टोव में यूज़ करते हैं, इसको गर्म करने के लिए। और जब इसको गर्म करते हैं, और तो ये फिर हम यहीं से एक और गर्म हॉट ब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी हॉट ब्लास्ट को हम कहाँ डालते हैं, यहाँ के थ्रू हम ब्लास्ट फर्नेस में ही डाल देते हैं। इसलिए मैंने उस वीडियो में कहा था कि जो ब्लास्ट फर्नेस का जो BF गैस है, इसका जो 40% जो यूटिलाइजेशन है, ये ब्लास्ट फर्नेस खुद अपने को गर्म करने में कर देता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एयर और BF गैस का हम एक कंपोजिशन यहाँ पर एंटर करते हैं, और यहाँ पर एक बर्नर लगा होता है, जहाँ पर ये जो कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो BF गैस है, बहुत ही हाई अमाउंट में जलता है और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। लगभग मान लीजिए आप 1100 से 1200 डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और प्रोड्यूस करने के बाद ये गैस कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर फ्लो होता जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर फ्लो होता जाएगा, और आफ्टर फ्लो होने के बाद ये यहाँ से
वो कुछ इस तरीके से फ्लो होने के बाद हीटअप होने के बाद गर्म होकर के इस जगह से इधर एंटर करेगा, इस चैम्बर में, ठीक है, ये हीट रीजनरेटर वाले चैम्बर में वो एंटर करेगा। तो ये जो शेप है ना, मुड़ा हुआ शेप टॉप वाला, इस टॉप को हम कहते हैं डोम, इसे हम डोम शेप कहते हैं। तो हॉट ब्लास्ट स्टोव का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला एरिया जो होता है वो यही हॉट, इसे हम डोम शेप का कहते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, आप देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए जो हॉट ब्लास्ट मतलब ये जो गर्म एयर जो यहाँ पे जल करके कंबशन चैम्बर से इस साइड की ओर एंटर कर रहा है, यहाँ पे कुछ सेकंड, बहुत मिली सेकंड के लिए यहाँ पे रुकता है, जिसके वजह से ये टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और आफ्टर ये यहाँ से मुड़ने के बाद ये इस रीजनरेटर चैम्बर में ये एंटर करता है। ये रीजनरेटर चैम्बर में होता क्या है, इस रीजनरेटर चैम्बर में चेकर ब्रिक्स लगे होते हैं, जैसा मैंने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया है। देखिए, इनसाइड द स्टोव हैज़ कंबशन चैम्बर, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, और इस चैम्बर एंड रीजनरेटर यूनिट कॉल्ड चेकर ब्रिक्स। ये जो रीजनरेटर चैम्बर है इसमें कुछ रीजनरेटर यूनिट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ हीट जनरेट हो पाता है, और उसी यूनिट्स को क्या कहते हैं, चेकर्स ब्रिक कहते हैं। चेकर्स ब्रिक कहने का मतलब ये है, ये ना कुछ ये भी रिफ्रैक्ट्री का ही बना होता है ना, ये मेनली सिलिका का ही बना होता है, बिकॉज सिलिका का जो कूलिंग का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कूलिंग का रेट क्या है मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल मैं समझाता हूँ चेकर्स ब्रिक क्यों कहते हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं, यही हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा मेनली चेकर्स ब्रिक का पार्ट है। आप यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से शेप बना हुआ है, मतलब ये जो चेकर्स ब्रिक होते हैं ना, ये रिफ्रैक्ट्री का बना होता है। और जस्ट लाइक हनी कॉम, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें कैसे आप बहुत सारे होल्स देखते हैं, ऐसे 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 करके, वो यहाँ पर भी उसी तरीके से बहुत सारा होल्स होता है, ठीक है। और उसी होल से क्या होता है, हमारा जो गैस यहाँ एंटर कर रहा है, उसी होल से आप जस्ट इमेजिन करिए, ये पूरी तरीके से इस पूरे वर्टिकली पूरी ऐसे तरीके से लगा होता है, ठीक है। और वो होल्स वर्टिकली लगे होते हैं और यहाँ से गैस एंटर करता है, उस होल से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जब वो होल से वो गैस, यहाँ से हीटअप गैस है, जो रिफ्रैक्टिव चेकर्स ब्रिक से जब वो पास करेगा ना, तो वो क्या करेगा, जो चेकर्स ब्रिक है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये हीट को बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसका अब्जॉर्ब का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, ये जो गैस है, यहाँ से हीटेड गैस के जो टेम्परेचर है, इसको अपने में अब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है, ठीक है। स्टोर करने के बाद यहाँ से क्या होता है, जो हमारा गैस है वो नीचे की जो हमारा, अब उस गैस से तो हीट हम लोग ले लिए, तो अब उस गैस का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, लगभग मान लीजिए आप 150 डिग्री या 100 डिग्री के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो उस गैस का क्या होता है, यहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम उसको ऐसे करके निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फ्लू गैस, ठीक है, इसमें भी कुछ टेम्परेचर होता है, यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं और चिमनी के थ्रू जला करके, चिमनी के थ्रू हम इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। अब क्या है, ये जो चेकर्स ब्रिक है आप यहाँ देख रहे हैं, जिसने क्या किया, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अब्जॉर्ब करके रखा है, इसके अंदर में टेम्परेचर है अभी भी। तो ये जो कंबशन चैम्बर से जो हीटअप गैस आया और इस चैम्बर में जो घुसा, एंटर किया, और इस जो चेकर्स ब्रिक है इसको हीटअप किया, पूरा हीट कर दिया, इस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो साइकिल है यहाँ से आया, ठीक है, ये जो हीट करने का जो साइकिल है, इसे हम कहते हैं ऑन गैस प्रोसेस। मतलब चेकर्स को हीट करने का जो प्रोसेस है, इसे हम ऑन गैस प्रोसेस कहते हैं, जैसा मैंने 5th पॉइंट में डिस्कस किया है, ठीक है। हीटिंग ऑफ द चेकर्स ब्रिक्स कॉल्ड ऑन गैस प्रोसेस, यहाँ पर ऑन गैस प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका जो टाइमिंग है वो लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता है, मान लीजिए। मतलब ये जो हीट होने में जो ऑन गैस प्रोसेस है, ये लगभग 2 से 4 घंटा लगता है, ठीक है। ये जो ऑन गैस का प्रोसेस चलता है, ये 2 से 4 घंटा चलता है। तो अब जो मैं बता रहा था, ये जो चेकर्स ब्रिक है, इसमें तो जो हमारा हीट है,
हीट वो तो स्टोर रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी जो हीट है उस हीट से क्या करेंगे, हम गैस को गर्म करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट से जैसा आपने देख रहे हैं कोल्ड ब्लास्ट होता है, ये भी लगभग रूम टेम्परेचर में या 50-100 डिग्री के आसपास हम इस कोल्ड ब्लास्ट को यहाँ से एंटर करते हैं चेकर्स ब्रिज के अंदर। ठीक है, इस मतलब जो रीजनरेटर यूनिट है, चैम्बर है, इसके अंदर हमें कोल्ड ब्लास्ट लगभग ये भी टेम्परेचर होता है, कोल्ड ब्लास्ट मतलब कोल्ड फॉर्म में नहीं होता है, ये भी लगभग कुछ गर्म करके ही भेजते हैं ताकि जो इफिशिएंसी और बढ़ जाए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक ठंडा मान लीजिए 10 डिग्री या 5 डिग्री में गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, इफिशिएंसी थोड़ा सा घट सकता है। बट अगर हम मान लीजिए 100 डिग्री में अगर हम गैस को भेजे, मतलब जो गैस है वो पहले से हम उसको हीटअप करके भेजेंगे 100 डिग्री, यहाँ कहीं बर्नर्स का यूज़ करके, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को गर्म करके यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या होगा, जो हम लोगों का हीटिंग का जो कैपेसिटी है हीट होने का वो हम लोगों का बेटर हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है इस गैस का। तो हम जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है। तो हाई टू लो फ्लो करने का मतलब है जो रीजनरेटर यूनिट है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है और इस गैस का टेम्परेचर बहुत लो है। तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, मतलब इस गैस में अब ट्रांसफ़र होने लगेगा और ये जो गैस क्या होगा, पूरी जो हीट है इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो हम दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो चेकर्स ब्रिक है इसमें या फिर रिफ्रैक्ट्री है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी, कि वो बहुत ही हीट जल्दी क्या हो, बहुत जल्दी हीटअप हो जाए और बहुत ही जल्दी क्या करे, हीट को रिलीज़ भी कर दे। अब मान लीजिए अगर हमें जो कोल्ड ब्लास्ट दे रहे, ये जो रीजनरेटर यूनिट है वो इजीली हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा, तो इफ़िशिएंसी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो हम चाहेंगे वो जितना जल्दी हीटअप हो उससे ज़्यादा बेटरली या उससे ज़्यादा जल्दी क्या करे, वो हीट को रिलीज़ कर दे, ताकि हमारा जो टाइमिंग है और इफ़िशिएंसी है वो इफ़िशिएंसी बढ़ जाए और टाइमिंग हमारा जो है वो घट जाए प्रोसेस का, जिससे हम और ज़्यादा ही इफ़िशिएंट होकर के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्ट्री का कि हम जो हमारा जो हीटअप है और मतलब हीटअप होने के बाद जो हीट का रिलीजेशन है वो बहुत ही जल्दी होना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है चेकर्स ब्रिक का। तो जब ये मान लीजिए हम यहाँ से कोल्ड ब्लास्ट पास किए, ये कोल्ड ब्लास्ट क्या करेगा, इसी रीजनरेटर यूनिट जो है चेकर से अब यहाँ से अब नीचे से वो होल्स पार करेगा ऐसे करके और ऊपर की ओर जाएगा। आप इमेजिन करिए, और ये ऊपर की ओर ये क्या जब जा रहा है तो ये पूरी हीट जो है लगभग 1200-1300 डिग्री क्या होगा, ये अब्जॉर्ब कर लेगा और ये अब्जॉर्ब करने के बाद फिर से वही डोम से होकर के इधर आ जाएगा, ये कंबशन चैम्बर में आ जाएगा। और ये कंबशन चैम्बर में आने के बाद अब यहाँ जो ये कंबशन का जो प्रोसेस है अब ये रुका हुआ है, बिकॉज ये जो 2 से 4 घंटा जो लगा था ऑन गैस प्रोसेस में, वो 2 से 4 घंटा प्रोसेस हो चुका है और वो यहाँ से निकल चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोल्ड ब्लास्ट दे रहे हैं और यहाँ से हम उस कोल्ड ब्लास्ट को हॉट ब्लास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ऑन ब्लास्ट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ऑन ब्लास्ट यहाँ जैसे मैंने लिखा है ऑन ब्लास्ट प्रोसेस कहते हैं, मतलब जब हम रीजनरेटर यूनिट से जब क्या करेंगे, हॉट ब्लास्ट प्रोड्यूस करेंगे या फिर जो उसका जो हीट है उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे बाय द कोल्ड ब्लास्ट, तो उसको हम कहते हैं ऑन ब्लास्ट प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, लगभग आधा समय लगता है। क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्ट्री का प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो जितना इजीली हीटअप हुआ है उससे फास्ट, उससे डबल ट्रिपल क्या करे, वो हीट को रिलीज़ करे उतना जल्दी। इसलिए देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा ऑन गैस प्रोसेस है वो 2 से 4 घंटा लग रहा है और उसी का आधा 1 से 2 घंटा हमारा ऑन ब्लास्ट प्रोसेस में लग जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से जब ये हीट को मतलब अब्जॉर्ब कर लेगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, हॉट ब्लास्ट को कलेक्ट कंबशन चैम्बर्स के थ्रू हम यहाँ से हॉट ब्लास्ट को कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बसल पाइप कनेक्टेड होता है और बसल पाइप के थ्रू हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस है वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ट्यूअर्स के थ्रू हम हॉट ब्लास्ट को हम एंटर करते हैं बहुत ही हाई प्रेशर में, लगभग 2 से 4 ATM प्रेशर में डालते हैं, इसलिए हम ब्लास्ट फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं।
और यहाँ पे क्या होता है, कोक का इग्निशन होता है और जिससे हमारा रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो आप थ्रूली आप रिलेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से हम मतलब ऑन गैस प्रोसेस किए, उससे हम हीटअप किए पहले रीजनरेटर यूनिट को, उसके बाद क्या किए हम रीजनरेटर यूनिट से हम क्या किए, रीजनरेटर यूनिट से हम क्या किए, हम कोल्ड ब्लास्ट को हम हॉट ब्लास्ट में कन्वर्ट किए, उसके बाद हम बसल पाइप के थ्रू हम उसको क्या किए, ब्लास्ट फर्नेस में ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, तो अब जो ये प्रोसेस है ऑन ब्लास्ट प्रोसेस, ये 1 से 2 घंटे का होता है, ठीक है, लगभग आधा। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल और यही साइकिल क्या होता है, आफ्टर 2 घंटा बाद फिर से रिपीट होगा। आफ्टर 2 घंटा के बाद हम फिर से क्या करेंगे, ऑन गैस प्रोसेस करेंगे, फिर यहाँ से आएगा, चला जाएगा गर्म हो करके, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, 2-4 घंटे के बाद हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, कोल्ड ब्लास्ट देंगे, फिर से यहाँ पे हॉट ब्लास्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये साइकिल है, ये हर 2 से 4 घंटे के अंदर ये चलता रहता है, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा है, एज पर मिनिमम स्टोव्स आर 3 यूज, मतलब हम क्या करते हैं, मिनिमम ब्लास्ट फर्नेस में 3 ब्लास्ट फर्नेस हॉट ब्लास्ट स्टोव का यूज़ करते हैं। बिकॉज इसका भी एक रीज़न है। अगर मान लीजिए हम जैसे जान रहे हैं 3 हॉट ब्लास्ट स्टोव है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से गैस निकाल करके ब्लास्ट फर्नेस में दे रहा हूँ, अगर तीनों साथ में गैस देगा, मान लीजिए तीनों साथ में गैस दे रहा है, तीनों साथ में गैस ट्रांसफ़र कर रहा है, तो तीनों एक साथ ठंडा हो गया। अब ये गैस जो ट्रांसफ़र किया हॉट ब्लास्ट के थ्रू ब्लास्ट फर्नेस में, से हम क्या कहते हैं, ऑन ब्लास्ट प्रोसेस कहते हैं। ये साथ में ऑन ब्लास्ट प्रोसेस तीनों का हो गया, तो क्या हो गया, ये एक साथ तीनों ठंडा हो गया। अब जब वहाँ से हीट रिलीज़ हुआ तो हॉट ब्लास्ट स्टोव हमारा ठंडा हो जाएगा। तो मतलब अब जब हम इसको वापस से गर्म करेंगे, मतलब ऑन गैस प्रोसेस करेंगे, मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको गर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर से 4 घंटा, तो क्या 4 घंटे के लिए ब्लास्ट फर्नेस बंद हो जाएगा? नहीं। इसलिए क्या होगा, हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक होता है ऑन ब्लास्ट प्रोसेस में, मतलब वो एक होता है मेनली जब जिस टाइम पे एज पर टाइम में हम क्या होता है, एक तो आपका होता है ब्लास्ट फर्नेस में ऑन ब्लास्ट प्रोसेस में हॉट ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते रहता है, और बाकी उसी टाइम में क्या होता है, ये दोनों क्या होगा, हमारा ऑन गैस प्रोसेस में चल रहा होता है, मतलब ये हीटअप होते रहता है। फिर मान लीजिए क्या होगा, अब ये दोनों ठंडा हो गया, फिर इससे ट्रांसफ़र होगा, अब ये ठंडा हो गया, अब इनसे ट्रांसफ़र होगा। मतलब थ्रू आउट द ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस जो कैंपियन लाइफ है, ब्लास्ट फर्नेस का हॉट ब्लास्ट स्टोव का भी कैंपियन लाइफ लगभग उतना ही होता है, और ये थ्रू आउट द उसका कैंपियन लाइफ ये चलते रहता है इसी साइकिल में। इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम 3 द हॉट ब्लास्ट स्टोव का यूज़ करते हैं, ताकि वो एक साथ हमारा जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट ना हो जाए, ठीक है। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, कुछ कंस्ट्रक्शन जिसे हमने जाना हॉट ब्लास्ट स्टोव के बारे में, रीजनरेटर ब्रिक्स के बारे में जाना, ऑन गैस एंड ऑन ब्लास्ट प्रोसेस के बारे में जाना, ठीक है। अब हम कुछ मॉडर्नाइजेशन के बारे में जानते हैं, जिसे हम हॉट ब्लास्ट स्टोव में कुछ मॉडर्नाइजेशन किए। तो सबसे पहले था हमारा इनसाइड कंबसन चैम्बर, जो पहला वाला है ये हमारा इनसाइड कंबसन चैम्बर था, ये पहले यूज़ होता था। बट इसमें क्या हुआ ना, इसमें हमारा आप देख रहे हैं, इसमें हमारा जो रिफ्रैक्ट्री का जो चेकर्स ब्रिक है, इसका एरिया बहुत कम है। अब मान लीजिए हमारा एरिया जितना कम रहेगा, उतना कम हीट अब्जॉर्ब होगा, उतना कम हीट रिलीज़ होगा, तो उतना कम हॉट ब्लास्ट प्रोड्यूस होगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको क्या करें, इसको हम मॉडर्नाइजेशन करके इसमें लाए एक्सटर्नल कंबसन टाइप में। इसका मतलब अब जो है हमारा कंबसन है यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे एयर दे रहे हैं, एयर होके जाएगा यहाँ पर, और ये इस तरीके से हमारा ये गर्म हो गया, और ये फ्लू गैस यहाँ से निकल जाएगा। जस्ट इमेजिन, ठीक है, यहाँ से हम हॉट गैस दिए, ये गर्म हुआ ऑन गैस प्रोसेस में, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो रिफ्रैक्ट्री का एरिया है इसके कंपेयर में देखिए बढ़ा दिए। अब जब रिफ्रैक्ट्री का एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो हमारा जो रिफ्रैक्ट्री का जो हीट ऑब्जर्व कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा, और हीट रिलीज़ कैपेसिटी वो भी बढ़ेगा, जिससे हमारा हॉट ब्लास्ट स्टोव का
जो इफ़िशेंसी और बढ़ जाएगा। तो हम इसलिए हमने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन करके हमने क्या किया, ये जो हॉट ब्लास्ट स्टोव का जो है इसे एक्सटर्नल कंबशन टाइप कर दिया, जिसमें हम लोग को हमने रिफ्रैक्ट्री को एरिया को बढ़ा दिया। और फिर हम यहाँ से मान लीजिए गैस यहाँ से कोल्ड गैस प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से फिर ये गैस निकल जाएगा और यहाँ से फिर ब्लास्ट फर्नेस में चला जाएगा, ये प्रोसेस होगा। तो बट इसमें क्या हुआ ना, ये बहुत ही, अब ये तीन लगेगा, 1 2 3, इसमें ना बहुत ज़्यादा एरिया, अब ये एक्सटर्नल टाइप हो रहा है तो इसमें ना एरिया का जो मतलब घेरा, ये बहुत ज़्यादा एरिया को मतलब ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है। तो जिसके वजह से हम क्या किए, आफ्टर इसको भी क्या किए, मॉडर्नाइज करके हम एक सबसे जो अभी जो चल रहा है एकदम टॉप में, इसे हम कहते हैं टॉप कंबसन चैम्बर। इसमें क्या होता है, हम जो गैस को बर्न करते हैं, कंबसन चैम्बर हमारा ये है, डोम के शेप में यहाँ पर है, ये इसके अंदर में ही होता है। देखिए हमारे यहाँ पर रिफ्रैक्ट्री का एरिया भी बढ़ गया और उसके अंदर में कंबसन भी हो रहा है हमारा, और रिफ्रैक्ट्री का एरिया बढ़ गया तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगा। यहाँ पे होगा, ये चला जाएगा इधर गर्म हो करके, इसको हीटअप करेगा, और जब हीटअप होने के बाद जब ये ऑन गैस प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कूलिंग एयर देंगे और यहाँ से इसको ये हीट मतलब अब्जॉर्ब करके, मतलब जब ये हीट को हॉट ब्लास्ट स्टोव के फॉर्म में यहाँ से निकाल देगा, यहाँ ये देखिए यहाँ से निकाल देगा, सॉरी यहाँ से निकाल देगा, और यहाँ से हम बसल पाइप के थ्रू ब्लास्ट फर्नेस में दे देंगे। तो टॉप कंबसन चैम्बर जो अभी हर ब्लास्ट फर्नेस इंडस्ट्री में या स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये टॉप कंबसन चैम्बर ही होता है, बिकॉज इसमें रिफ्रैक्ट्री एरिया भी बढ़ जा रहा है, जिससे हमारा जो रीजनरेशन का इफिशिएंसी है हीट का वो बढ़ जा रहा है, और हमारा जो स्पेस है वो भी कम ऑक्यूपाई हो रहा है। अब मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ, ठीक है। जो चेकर्स ब्रिक जो मैंने बताया वो किस तरीके का होता है, देखिए ये जो इमेज है ये चेकर्स ब्रिक है, ये इसी तरीके का होल होता है, और होल जैसा ये चेकर्स ब्रिक है, और ये थ्रू आउट द पूरा हमारा ब्लास्ट फर्नेस का जो हॉट ब्लास्ट स्टोव है यहाँ पे ऐसा करके लगा हुआ होता है, यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। और इसी के अंदर से क्या होता है, हमारा जो गैस है वो पास होता है, ओके, और वो हीट रीजनरेशन का वो प्रोसेस है उसको करता है। तो ये हमने जाना कि हमने हॉट ब्लास्ट स्टोव का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, और 3 ही क्यों यूज़ करते हैं हमने इसके बारे में भी जाना, ठीक है, ओके।